हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू चैनल रीड फॉर जॉब। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2018 दिसंबर का है। जो दिसंबर में एक ही पेपर हुआ था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए अति आवश्यक है। जो सीडीपी हम कराने जा रहे हैं पूरे डिस्कशन हम लोग करेंगे। डिस्कशन के साथ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग भी अपने से क्वेश्चन को आंसर देने का कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर देखेंगे आप लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो भी आप लोग देखते रहिएगा और लिख कर रखिएगा। ओके, आप लोग अपने से लास्ट में देखिएगा कितना बना हुआ है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस करेंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से सत्य और असत्य को चुनना है। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। या पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर्फ पर्यावरण यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, यहाँ पर पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का होना अति आवश्यक है। तो 4 नंबर यहाँ गलत हो गया। अच्छी देखभाल पौष्टिक आहार के लिए जरूरी है, लेकिन उसके लिए ये क्या कह रहा है कि किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो जन्मजात विकार में हमारा क्या हो सकता है, आँखों का विकलांग हो जाता है और डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया इस तरह से होता है विकलांगता। तो उस तरह से पौष्टिक आहार से सिर्फ नहीं ठीक हो पाता है। ओके, तो ये भी हमारा गलत है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। एक बच्चे की क्षमता, सभी बच्चे की क्षमता अलग अलग होता है और सब में स्कीमा होता है और सभी अपने से सब कुछ करने का उसमें क्षमता होता है, इसलिए किसी को अवहेलना नहीं करेंगे, सभी को बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों को यहाँ पर महत्व दिया है, इसलिए हमारा क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पियाजे ने क्या क्या सिद्धांत दिया है, उन सिद्धांतों में से 4 यहाँ पर दिया गया, कौन सा नहीं कहा है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यहाँ पर दिया गया। पियाजे साहब ने बताया है कि विकास 4 चरणों में होता है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ये बात सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं दिया है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माता और उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता और सक्रिय खोजकर्ता भी है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपने पर्यावरण पर अपने से क्रिया करके सभी को सीख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्या हमेशा हम अभ्यास करते रहेंगे तभी हमको अधिगम होगा, सीख पाएंगे? कुछ नहीं, हम ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं, कुछ अपने से एक्टिविटी करके भी सीख सकते हैं, इसलिए हमारा तीसरा जो है गलत हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यहाँ पर कौन सा सीमा नहीं है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति या प्रतीकात्मक विचार का विकास है, अहम मान्यता या अनुत्क्रमणीयता। यहाँ पर देखेंगे कौन से विकास का सीमा नहीं है। तो ध्यान केंद्रित करने से ही हमारा विकास का विचार हमको पूर्व संक्रियात्मक विचार का एक सीमा होता है और प्रतीकात्मक विचार का विकास ये नहीं हो पाएगा। अहम मान्यता ये हो जाएगा, अनुक्रमणीयता ये भी सही है। तो ये हमारा दूसरा जो है यही हमारा गलत है। ओके, हम बढ़ेंगे 4 नंबर। डैश के अलावा, इसमें भी अलावा बोला जा रहा है, यानी कि नहीं। निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा यहाँ पर युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे एक
वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये सभी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सही है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेता है, मतलब अपने अपने क्षमता पर खुद से अपना विचार बना लेता है, अपने विचार अनुसार अपना कार्य कर लेता है और वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते भी हैं। वे अब उपयोग भी करते हैं, उन्हें उपयोग भी करते हैं। हासिल मतलब अपने कौशल के अनुसार हम कुछ सीख भी लेता है या उसे उपयोग भी करता है अपने लाइफ जीवन में। ओके, लेकिन यह समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है 3 नंबर वही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्या तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, यस और नो में ये क्वेश्चन हमको नहीं बताना है। इसे थिंकिंग क्वेश्चन हमको यहाँ पर कि सोचने वाला जो होगा, एक्टिविटी करने वाला या सोचकर हम क्वेश्चन देंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से या क्या कर पाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हमको चुनना है। सही जवाब क्या है ये भी नहीं होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? या फिर विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, विभिन्न तरीके से कि अलग अलग तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, उसके विषय में हमको गंभीर रूप से सोचना चाहिए। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। हम कुछ भी कार्य को अपने से करके सीखेंगे, ना कि दूसरे के भरोसे रहेंगे कि हमको दूसरा कोई सिखाएगा, दूसरा कोई मेरा होमवर्क कर देगा, हमें से दूसरा कोई हमको एक्टिविटी करवाएगा। नहीं, हम खुद से करके सीखेंगे, परियोजना बनाएंगे, विधि उसका सहयोग से सीखना है। हाँ, अगर कहीं गलती हो जा रहा है या फिर कहीं हमको असमर्थ है तो हम टीचर से या अपने पेरेंट्स से हम उसको सहयोग ले सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर रैंकिंग करना है, थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग, ये सब नहीं होगा। व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, छात्रों को अलग अलग थलग भी नहीं करना है, उसको लेबल नहीं लगाया जा सकता कि तुम विकलांग हो, तुम अच्छे हो, तुम खराब हो। यहाँ पर है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में यहाँ पर नहीं, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है और उसका फर्स्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये हम ये सबको डिस्कस करके बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें रैंकिंग ये सब नेगेटिव है और यही हमारा पॉजिटिव आ गया। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। नहीं, लंबे समय नहीं भी होगा तो भी हमारा विकास होगा, वृद्धि होगा। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। नहीं, स्कूल का भी आवश्यकता होता है क्योंकि हम बिना स्कूल के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है, जीवन ही सच्चा शिक्षक नहीं है। सीखने के लिए हम प्रेरित होते हैं, वो हमारा जीवन है। और टीचर जो होता है, जो हमको सिखाता है, सहयोग देता है। ओके, यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर स्वयं ही जीवन है। यह क्या प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा किसे कहा जाता है? जो प्रगति के रास्ते पे हो, अपने समाज हो या अपने, जैसे कि हम घर पे प्रगति वाला परिवार किसे कहते हैं? जो प्रगति, उन्नति बढ़ाती करे और आगे बढ़े। उसी तरह से यहाँ पर एक प्रगतिशील शिक्षा हमको यहाँ अपनाना है। स्कूलों की शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत के बारे में दिया है, जो यहाँ पर उन्होंने सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। यहाँ पर सही लग रहा है, यहाँ पर दूसरा भी देखेंगे। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं।
यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है या उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो हमारा आंसर हो जाएगा यही होगा कि कोहलवर्ग के अनुसार या जीन पियाजे के अनुसार यहाँ कहा है कि संज्ञानात्मक